एडजस्टमेंट नंबर 3 सर ये क्या कराओगे आप? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या फिर सर ये एडजस्टमेंट एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अक्सर पूछा ही पूछा करता है ये एडजस्टमेंट ना, तो उसके पॉइंट में डालता ही डालता है, तो इसको बड़ा सिंपल सा है। अब यहां पे भी बात आएगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों एग्जामिनर का फेवरेट है ये। सर यहां पे दो चीजें हो सकती, या तो ये गिवन हो सकता है, गिवन इन द बैलेंस शीट ओनली। भाई बातें नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट की। या तो क्या हो सकता है आपका, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में हो सकता है। सर बैलेंस शीट में हमें दिखाएंगे एक बार कैसे होता है। बैलेंस शीट में एक स्टाइल से होता है, ये हमारा एसेट्स है, ध्यान दीजिएगा, ये एसेट्स है। मैंने लिखा बिल्डिंग 4 लाख और 5 लाख, ठीक है। और इसके नीचे मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 2 लाख और 3 लाख, ऐसे लिखेंगे वो। और यहां माइनस का ऐसे कर दे, और फिर हो सकता है आपको नीचे माइनस करके भी दे दे ये इस टाइप से। तो अगर सर सिर्फ बैलेंस शीट, अब ये जो पीएफडी है ये हमारे किस में गिवन है, अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में, तब हमें कुछ नहीं करना, कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना। बस हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का डिफरेंस जो होगा वही करंट ईयर का डेप्रीशिएशन माना जाएगा। यानी यहां पे 2 लाख और 3 लाख है, तो 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस बढ़ गया है वो डेप्रीशिएशन करंट ईयर का डेप्रीशिएशन माना जाएगा। और उस करंट ईयर के डेप्रीशिएशन को कहां ले जाएंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है। तो मैं इसे हटा देता हूं, ये सिर्फ मैं आपको बताता जा रहा हूं कि कैसे होगा, नहीं होगा। तो सर इस केस में डिफरेंस अमाउंट, अमाउंट will be added in net profit in operating activities। देखिए क्या कहा मैंने, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बोला था 2 लाख से 3 लाख हुआ, तो डिफरेंस कितना आया था, 1 लाख। उस 1 लाख रुपए को ऐड कर देंगे किसमें, नेट प्रॉफिट में, वो नॉर्मल डेप्रीशिएशन माना जाएगा। ठीक है ना सर। अगला क्या हो सकता है, व्हेन यहां पे भी व्हेन से स्टार्ट कर देते हैं, व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना, व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट
और एडजस्टमेंट ही रखते हैं। सर जब आपको ये दो जगह गिवन हो, एक बैलेंस शीट में दिखाया था और साथ के साथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में भी ना आपका एसेट सोल्ड और परचेज देगा। ये एडजस्टमेंट में देखो, बैलेंस शीट में तो पीएफडी मिल गया और एडजस्टमेंट में क्या मिलेगा, एसेट्स को खरीदा हो या बेचा हो। ठीक है, गिवन इन द एडजस्टमेंट या गिवन इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट related to sale of part of asset, सेल ऑफ पार्ट ऑफ एसेट्स, ये ठीक रहेगा। इस केस में प्रिपेयर फिक्स एसेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। हाँ जी, ध्यान दीजिए, अगर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट में दे दे और एडजस्टमेंट में एसेट सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दे, तब हमें अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। और तब कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा वो फिक्स एसेट्स का अकाउंट, और उसके साथ साथ एक प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को हम क्या कहते हैं सर, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने दोनों नाम कॉमन में लिखे हैं। तो सर जो दो अकाउंट बनेंगे वो किस टाइप से होंगे मैं बता देता हूं। मैं यहां बना रहा हूं इसका अकाउंट, और ये अकाउंट इतना आसान है ना, बस आपको ध्यान से कैसे बनाना है ये समझना है। और ऑल्दो आपने ये अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन सीखा था, तब भी बनाया था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सर प्रोविजन फॉर, हाँ ऊपर बाद में लिखें, फिक्स एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए सर, दो अकाउंट बन गए। दोनों अकाउंट के पहले आपको नेचर समझना पड़ेगा कि सर वो एसेट्स है या लाइबिलिटी। फिक्स एसेट्स अकाउंट लिखा है तो अपने आप में एसेट्स है, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑलवेज लाइबिलिटी होता है एक तरीके से। उसके दो तरीके होते हैं, या तो हम एसेट्स में से माइनस कर दें या फिर आपको लाइबिलिटी में शो कर दो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो सर आपको लाइबिलिटी और एसेट्स का अगर नॉलेज हो जाए ना, तब आप बड़े आसानी से, इस साइड में इसका आने वाला है बैलेंस, बैलेंस बीडी है ना, और इस साइड में आएगा आपका बैलेंस सीडी। और इसकी बात करें तो इसका इस साइड में आएगा बैलेंस बीडी, और इसका इस साइड में आएगा सीडी। समझ रहे हो?
इस साइड में बैलेंस बीडी और सीडी और इसका बीडी और सीडी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये क्लियर है। अब ये इधर से घट जाएगा और सॉरी ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से घट जाएगा, ये तो पता ही है। जिधर आपका बीडी होता है उस साइड से बढ़ता है और जिस साइड सीडी होता है उस साइड से घटता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो सर अब बात करते हैं, सर यहां पे क्या होगा, यहां पे जो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन होगा इस साइड आ जाएगा, यानी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वो होगा हमारा डेप्रीशिएशन करंट ईयर का, और इस साइड आ जाएगा हमारा जो हम एसेट्स बेचेंगे, यानी इस एसेट्स के अकाउंट के नाम से आएगा। आप समझिएगा बात को, मैं इसका एग्जांपल भी लूंगा और फिर मैं कराऊंगा आपको। इस साइड में आ जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अकाउंट आ जाएगा। और यहां पे क्या रहेगा सर, इधर आ जाएगा आपका जो यहां फिक्स एसेट्स लिखा है ना, वो इस साइड में आ जाएगा, दैट इज आपका प्रोविजन डेप्रीशिएशन। थोड़ा शॉर्ट यूज किया सर, एक एग्जांपल समझ लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगी। एक रफली एग्जांपल ले लेंगे और फिर समझ लेंगे। दो लाख से 3 लाख, 50,000 से 1 लाख, समझे? ये दे रखा है। नीचे कह दिया मैंने वन एसेट कॉस्ट 50,000 एंड बुक वैल्यू 30,000, सोल्ड एट 35,000। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने बच्चों को जानकारी है, उसके लिए मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बता दूं। देखिए हमारा एक मशीनरी था, मशीनरी है हमारा 5 लाख रुपए का, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाना है। मान लेते हैं 10% है तो डेप्रीशिएशन लगेगा 50,000, तो हमारा यहां पे बचने वाला है 450। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, या फिर इसको प्यार से WDV भी बोल देते हैं। अगर बोला जाए WDV एसेट्स है तो इसका मतलब क्या होगा सर, बुक वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा, बुक वैल्यू। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन देता है WDV ऑफ एसेट्स, तो बुक वैल्यू। यानी सर अब मैं इसके फॉर्मूले अगर बनाऊं, और बुक वैल्यू का मतलब होता है आज का वैल्यू एज पर अकाउंट, यानी अकाउंटेंट के हिसाब से आज भैया ये 450 का होगा। इसका मतलब सर अगर हम सेल की बात करें, प्रॉफिट या लॉस की, प्रॉफिट या लॉस की, तो हम कैसे निकालेंगे, सेल का वैल्यू माइनस में बुक वैल्यू। यानी मेरे हिसाब से सेल मैंने 5 लाख रुपए का या 4,80,000 का अगर मैंने सेल कर दिया, अगर हमने 4,80,000 रुपए का सेल कर दिया और बुक वैल्यू था इसका 450, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया। यानी आप कैसे निकालोगे, सेल वैल्यू आपका कितना है, मैंने बताया आपको सेल वैल्यू 4,80,000, तो आप इजीली यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। तो यानी जब कभी भी प्रॉफिट पूछूं तो सेल और बुक वैल्यू का सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया डेप्रीशिएशन बता दो कैसे आएगा, तो वेरी सिंपल, डेप्रीशिएशन कैसे निकलता है सर, अब कॉस्ट और इसके बीच का क्या डिफरेंस है, कॉस्ट माइनस में, क्या यही होगा। तो आपको छोटी सी नॉलेज दी मैंने, सर बुक वैल्यू क्या होता है।
यानी डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो एसेट्स होता है दैट इज बुक वैल्यू, और जितने का खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू के बीच का जो भी डिफरेंस पाया जाता है दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसमें 1 साल का और डेप्रिसिएशन लगा दूं, मान लेते हैं 50,000 और लगा दिया, तो बचा कितने का? तो बताइए यहां पे बुक वैल्यू क्या है? बताइए बुक वैल्यू क्या है? मैंने एक डेप्रिसिएशन और लगा दिया 4 लाख, तो अब बताइए बुक वैल्यू आप 4.5 लाख को बोलोगे या 4 लाख को बोलोगे? मैंने एक बार और डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है ना? देखो पहले 50,000 डेप लगाए, 4.5 बचा, फिर 50 डेप लगाए, फिर कितना बचा? तो मेरा जवाब है कि भैया अब बुक वैल्यू हम 4 लाख को बोले या 4.5 को? 4 लाख रुपए का। सभी का जवाब भी आ गया सर, 4 लाख, 4 लाख, और आपका भी जवाब 4, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे 4.5 भी सोच सकते हैं। तो इसका मतलब एक और पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए हमें अकाउंट्स में, यानी बुक वैल्यू का मतलब सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन नहीं होता, पूरे उसके लाइफ का डेप्रिसिएशन होता है। यानी इस एसेट्स के लाइफ भर में कितना डेप लग चुका है? 1 लाख, 50 और 50, तो यहां पे हमारा बुक वैल्यू ये माना जाए। क्लियर? तो यहां पे दो बातें समझी हमने, एक डेप्रिसिएशन जो होता है वो सिर्फ 1 साल का नहीं होता, वो पूरे लाइफ का भी डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है? लॉ क्या कहता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है ये हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, और सर एसेट्स का मतलब ये एसेट्स का अकाउंट है। लॉ कहता है कि भैया एसेट्स अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो इस एसेट्स अकाउंट में सिर्फ उसी एसेट्स को आपको रखना है जो एसेट्स आपके यूज में है और आपके पास है। अगर किसी एसेट्स को आपने बेच दिया तो वो एसेट्स आपका है ही नहीं, तो इसे निकाल के बाहर कर दो। तो वेरी सिंपल, इसलिए हम एसेट्स को बेचते हैं तो बाय साइड में दिखा देते हैं, निकाल के बाहर कर देते हैं। और दूसरा कहता है भैया इतना अच्छा अकाउंट है एक डेप्रीशिएशन अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर जो एसेट्स आपका इस्तेमाल में आ रहा है उसी का डेप्रीशिएशन रखना है। मैंने क्या कहा? जो एसेट्स इस्तेमाल में आ रहा है उसी का डेप्रीशिएशन रखना है। अगर किसी एसेट्स को आपने बेच दिया तो इस्तेमाल में ही नहीं है, उसके डेप्रीशिएशन को निकाल के बाहर कर दो। तो सर अगर हम ये साइड से स्टार्ट था, निकाल के बाहर इस साइड कर रहे हैं, तो यहां पे भी अगर कोई एसेट्स बिक जाता है तो उसका डेप्रीशिएशन निकाल के क्या करना होगा? तो आप मुझे बताइए उसका डेप्रीशिएशन 2 से निकाल के बाहर करें या बाय से निकाल के बाहर करें? निकाल करके बाहर करने का मतलब है घटा दीजिए उसमें से। तो किधर से, बाय से घटाएंगे या 2 से? तो सर दिमाग कहता है पहले बैलेंस बीडी चेक करो कहां है। अब बैलेंस बीडी अगर इधर है तो भैया इधर से तो नहीं घटा सकते, किससे घटेगा? हमारा 2 से घटेगा। समझ में आ रही है बात आपको? यानी सर 2 से घटाएंगे तो ये जो हमने लिखा है ना, तो ये आपका टोटल डेप है, टोटल डेप। और सर टोटल डेप किसका होगा? आप जवाब दो, ये किसका डेप होगा टोटल? जो एसेट्स हमारे पास है या जो बिक गया है? सभी बच्चों ने डेबिट डेबिट भी आंसर दे दिया। तो ये जो मैंने कहा फिक्स एसेट्स क्या है हमारा? टोटल डेप। किसका टोटल डेप? जो बेच चुके हैं उसका टोटल डेप, ये ध्यान रखना है आपको। और इस डेप्रीशिएशन को उठा के इधर ले जाना। पहले समझ में आया? मैंने बीडी लिखा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, यहां पे डेप्रीशिएशन लिखा। यहां पे डेप्रीशिएशन क्यों आया ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो एसेट्स बिका रहा होगा या बिक चुका होगा, उसका डेप्रीशिएशन तो इधर ही लिखना होगा। और इसको हम उठा के कहां रख रहे हैं सर? सर इसको उठा के यहां से हमने यहां ले गए, इसको उठा के हम कहां से कहां ले गए? ये रहा। ठीक है? अब एक बात और बोलने जा रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना तो बैलेंस बीडी का कोई जगह होता है, ना ही जो ट्रांसफर हो रहा होता है ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बिल्कुल समझ में आई बात? मैंने दो बातें बोल दी अभी तक। कोई एसेट्स बिक, अगर बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी किसी अकाउंट में आए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं ले जाना। और अगर कोई ट्रांसफर हो रहा हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इंटरचेंज हो रहा हो, तो उसका भी कोई काम।
और इस अकाउंट में देखो फिक्स एसेट्स क्यों लिखा है, इसको मैंने एड्रेस दिया है कि भाई तू चला जा कहां, और यहां से देखोगे तो क्या पता चलेगा तू आया कहां से है। ये आपको ये लिखना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट टेक्निकली गलत माना जाए। ठीक है, अब मैं यहां पे हमारी बातें खत्म हो गई और ये अकाउंट भी खत्म हो जाता है इसके साथ। अब आपसे मैं पूछूं कि इस पूरे अकाउंट में से इस्तेमाल करने वाली क्या चीज है, कौन बताएगा। इस पूरे अकाउंट में से मैं क्या इस्तेमाल करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्या बैलेंस बीडी इस्तेमाल करूं, क्या बैलेंस सीडी इस्तेमाल करूं, क्या फिक्स एसेट्स इस्तेमाल करूं, नहीं, तो एक ही पॉइंट बच गया। तो इस अकाउंट में से सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल होगा जो कि ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में इन ऑपरेटिंग सर बातों बातों में मेरा सवाल तो लिखा हुआ रह गया, सर बातों बातों में सवाल तो लिखा हुआ ही रह गया। अब ये बताइए, मैंने यहां पे लिखा कि एक एसेट था जिसकी कीमत 50,000 था, उसका बुक वैल्यू 30,000 था, उसे बेच दिया 35,000 में। मैं जानना चाहता हूं कि इस अकाउंट में से क्या हमें कोई डेप्रीशिएशन निकाल के बाहर करना पड़ेगा इस सिचुएशन के अंदर, डेप्रीशिएशन निकाल के बाहर करना पड़ेगा। आप बताइए कितना डेप्रीशिएशन होगा, डेप्रीशिएशन का अमाउंट बताइए देख के, जल्दी बताइए डेप्रीशिएशन कितना होगा। इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट को, जिन बच्चों को सभी को दिख रहा है, इस स्टेटमेंट को देख के बताइए कितना डेप्रीशिएशन है जो इधर लिख देंगे। तो आप डेप्रीशिएशन लगाने का भी फॉर्मूला भी बताया था और वो भी बताया था। देखो 50 का कॉस्ट था और बुक वैल्यू 30 का, डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला जो बच्चे दिमाग नहीं लगाते, और जो दिमाग लगाते हैं सिंपल बात है भैया, बुक वैल्यू और उसके बीच में डिफरेंस तो 20,000 रुपए होगा। अगर ये सवाल मैं करूं ना फॉर्मेट में तो मुझे 20,000 यहां दिखा के यहां भी दिखाना होगा। यहां पे ये क्या है सर, बैलेंस बीडी होता है, ये बैलेंस बीडी यहां आ जाएगा, ये बैलेंस सीडी यहां आ जाएगा, ये बैलेंस बीडी यहां आ जाएगा, और ये बैलेंस सीडी यहां आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एसेट्स का डेप भी यहां के यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है बात। अब एसेट्स को बेचा जाएगा, क्योंकि यहां भी बेचा गया है, तो एसेट्स को बेचने का मतलब डेप्रीशिएशन कम नहीं होता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट कम होता है। तो एसेट्स को कहां से बेचेंगे, इधर से, मैं इधर लिख देता हूं बाय सेल, बैंक से करना सेल हमेशा ना, बाय बैंक लिखना और ब्रैकेट में अब सेल करोगे तो दो बातें, या तो लॉस या, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो टू साइड में, और लॉस हुआ तो अरे और अगर हमने खरीदा तो किधर जाएगा, कौन बताएगा। मैंने खरीदा तो किधर जाएगा सर, टू साइड जाएगा, लॉजिक के हिसाब से सोच के बताना। तो सर टू साइड में जाएगा, टू बैंक, और ये टोटल कर दिया। अब इस अकाउंट में से क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है बताओ सर, इस अकाउंट में से मुझे बताना है क्या ये इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, क्या ये इस्तेमाल होगा, हो जाएगा। कहां होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या ये इस्तेमाल होगा, होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, अभी मैं लिखूंगा भी,
क्या ये इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर हुआ। तो ट्रांसफर का मतलब जहां से जा रहा है वहां नहीं, जहां पहुंचा है वहां भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और इसका क्या होगा हमारा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, और लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, और बैलेंस सीडी। तो सर कहां कहां जाएगा उसको लिख देते हैं। चलिए, ऐड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐड इन, और ऐड थोड़ी लेस होगा, और ऊपर भी मैंने ऐड लिख दिया, ऊपर भी लेस होगा। लेस, लेस इन नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए सर। अरे अब इधर कहां लिखें? ये तो बनाने का बस समझाना था, सटा दे। ये क्या होगा? ऐड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्या होगा? ऐड इन नेट प्रॉफिट इन, चलिए यहां तक किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? ये कौन सा एडजस्टमेंट नंबर था? 3। पहले देख लीजिए, किसी को डाउट है तो। वो सेल के वैल्यू में प्लस होके चला गया ना। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना ऐड करोगे? 10, अगर 1000 की चीज 1200 में बेचा तो इन्वेस्टिंग में कितना ऐड किया? 1200, तो 200 उसमें जुड़ चुका है ना पहले ही। ठीक है ना, एक बार और जोड़ देंगे 200 तो डबल जुड़ जाएगा उसमें।